बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा यूनिट नंबर 4 उसकी डेफिनेशंस। तो सबसे पहले है प्रपोर्शन, क्लास 8 है। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड अ proportion. In fact, it is a relationship between two ratios. For example, A, B, C and D में जो रेशो है, इनमें जो दरमियान में प्रपोर्शन का साइन है। तो इसकी डेफिनेशन बनती है कि दो निस्बतों की बराबरी को तनासब कहते हैं। दरअसल ये दो निस्बतों के दरमियान ताल्लुक़ है। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन इज ऑफ टू काइंड्स, इसकी दो किस्में होती हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन, इसको कहते हैं तनासब रास्त। नंबर 2, इन्वर्स प्रपोर्शन, तनासब माकूस। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट प्रपोर्शन की डेफिनेशन करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज इन विच increase or decrease in one quantity causes a proportional increase or decrease in the second quantity is called direct proportion. बेटा इसको उर्दू में इसकी डेफिनेशन है, समझ लें कि दो मिकदारों में से अगर एक मिकदार बढ़े या कम हो तो दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से बढ़ती है या कम होती है। मिकदारों के दरमियान इस किस्म के तनासब को तनासब रास्त कहते हैं। दोबारा सुन लें कि अगर दो मिकदारें हैं, उनमें से एक मिकदार कम होती है और दूसरी भी कम होती है, या एक मिकदार बढ़ती है और दूसरी भी उसके मुकाबले में बढ़ती है, तो इसको तनासब रास्त यानी डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। दूसरा है इन्वर्स प्रपोर्शन, तनासब माकूस, यानी कि तनासब माकूस का मतलब उलट। द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी causes a proportional decrease in the second quantity and vice versa is called an इन्वर्स प्रपोर्शन। बेटा उर्दू में समझें इसको, ये इंग्लिश में डेफिनेशन है, उर्दू में समझ लें। दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ कि जब एक मिकदार जिस निस्बत से बढ़े तो दूसरी मिकदार उसी निस्बत से कम हो या इसके बरअक्स हो, ऐसे तनासब को तनासब माकूस कहते हैं। इसका आम ज़ुबान में सुन लें कि जब दो मिकदारों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसमें अगर एक मिकदार बढ़ती है और दूसरी मिकदार कम होती है तो उसको इन्वर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब चलते हैं कंपाउंड प्रपोर्शन, तनासब मरकब क्या होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर प्रपोर्शंस इज़ नोन एज कंपाउंड प्रपोर्शन। उर्दू में दो या दो से ज़्यादा तनासबों के ताल्लुक़ को तनासब मरकब कहते हैं, यानी कि कंपाउंड प्रपोर्शन कहते हैं। ये तो बेटा था प्रपोर्शन के बारे में। अब डेफिनेशन है हमारे पास पार्टनरशिप। यूनिट नंबर 4 में पार्टनरशिप है, शराकत, हिस्सेदारी। अ बिजनेस in which two or more persons run the business and they are responsible for the profit and loss is called the partnership. तो बेटा उर्दू में इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी कारोबार में दो या दो से ज़्यादा अफराद शामिल हों और वो नफ़ा और नुकसान में भी हिस्सादार हों तो इस किस्म के कारोबार को शराकत कहते हैं।
या शराकती कारोबार कहते हैं। अब आ गया इनहेरिटेंस, विरासत। बेटा ये विरासत क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन है, व्हेन अ पर्सन डाइज देन द एसेट्स लेफ्ट बाय हिम आर कॉल्ड इनहेरिटेंस एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड among his legal inheritors according to Islamic शरिया लॉ। उर्दू में समझ लें, वो माल या असासे जो कोई शख्स छोड़ कर मरे और उसकी अपनी जायज़ मलकियत हो, तरका या विरासत कहलाता है और ये इस्लामी शरी कानून के मुताबिक तकसीम होगा। बेटा इसमें ये इसकी डेफिनेशन है, आगे इसमें डिटेल है कि इसमें वो तमाम माल शामिल होता है, यानी कि जो इसके असासे हैं या जो माल है या जो तरका है या विरासत है, इसमें वो तमाम माल शामिल होता है जो मरने वाले ने ख़ुद हासिल किया हो या उसको आबा व अजदाद से मिले हों। ये था इनहेरिटेंस। अब इसकी तकसीम कैसे है? द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस इन इस्लाम, इस्लाम में विरासत की तकसीम कैसे करते हैं? नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल हिज हर funeral expenses and all his her all debit be paid, यानी कि इसकी पहले तो तजहीज़ व तकफ़ीन पे जो ख़र्चा आता है वो, और उसने अगर कोई वसीयत की हो या कोई कर्ज़ लिया हो तो वो उसको सबसे पहले पेड करते हैं, अदा करते हैं। नंबर 2, देन एग्जीक्यूट द विल अप टू 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी ऑफ आस्क्ड फॉर, अगर उसने कोई वसीयत की है तो उसका 1/3 जो है वो तकसीम करेंगे जिसको भी उसने वसीयत की है। नंबर 3, देन डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग इनहेरिटेंस अकॉर्डिंगली इस्लामिक शरिया। नंबर 3 ये है कि जब जो बाकी रकम बच जाएगी, यानी उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन, उसकी वसीयत, उसका जो कर्ज़ जो लेन देन है, उस करने के बाद जो बाकी रकम बच जाएगी वो इस्लामी शरीय कानून के मुताबिक इनहेरिटेंस जो बचेगा वो हम उनके बाकी जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो उसके ख़ानदान में बाकी जायज़ लोग होंगे। तो ये था बेटा हमारा इस्लाम में विरासत की तकसीम कैसे करनी है। अब है इसके बाद टॉपिक हमारा बैंकिंग का। बैंकिंग, व्हाट इज़ बैंकिंग? इट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एक्सेप्टिंग एंड सेफगार्डिंग द मनी एंड अर्न अ प्रॉफिट बाय लैंडिंग आउट दिस मनी। उर्दू में सुन लें, बैंकिंग एक ऐसा कारोबार है जिसमें लोगों से रुपया वसूल किया जाता है और उसको हिफाजत में रखा जाता है और फिर यही रुपया लोगों को कर्ज दिया जाता है और नफ़ा कमाया जाता है और ये बैंकिंग कहलाता है। अब है कमर्शियल बैंकिंग। तो बेटा कमर्शियल बैंकिंग क्या होता है? देखें, ये भी बैंकिंग है और वो बैंकिंग है। तो कमर्शियल बैंकिंग ये है, द फंक्शन ऑफ अ बैंक विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, प्रोवाइड लोन्स एंड सर्विसेज टू द क्लाइंट्स इज नोन एज कमर्शियल बैंकिंग। बैंक का काम लोगों की अमानतों को अपनी तहवील में रखना होता है, यानी लोग जो अपनी अमानतें बैंक के पास जमा कराते हैं उनको अपनी तहवील में रखता है और ग्राहकों को कर्ज देता है और इसके अलावा दीगर सहूलियात फराहम भी करता है। और इसका नाम, इस यानी जो काम करता है बैंक, इसका नाम कमर्शियल बैंक है। आगे बेटा चलते हैं अब टाइप्स ऑफ अ बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट जो होते हैं, क्योंकि बैंकिंग में अकाउंट होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के।
तो उसमें कितनी किस्म के अकाउंट हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, यानी ये 4 किस्म के बैंक अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1 PLS सेविंग बैंक अकाउंट, PLS सेविंग बैंक अकाउंट। नंबर 2 है करंट डिपॉजिट अकाउंट। नंबर 3 PLS टर्म डिपॉजिट अकाउंट। नंबर 4 फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये 4 हैं। सबसे पहले है PLS सेविंग अकाउंट, एन अकाउंट ऑन बिजनेस ऑन बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन एज PLS सेविंग अकाउंट। P प्रॉफिट, L लॉस, S सेविंग, यानी कि नफ़ा नुकसान शराकती सेविंग अकाउंट जो होता है यानी PLS नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर होता है। नंबर 2 पे आ जाएं, करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट is usually opened by businessmen who have number of deposits and withdrawal regularly. It is a running account without any interest. तो बेटा ये है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट आम तौर पर कारोबारी लोग खोलते हैं जिन्हें बाकायदगी से कई दफ़ा बैंक में रकम जमा करवाना और निकालना पड़ती है। ये मुसलसल जारी रहने वाला अकाउंट होता है जिस पर किसी किस्म का नफ़ा नहीं होता। नंबर 3 पे आ जाएं, PLS टर्म डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या होता है? PLS टर्म डिपॉजिट होल्डर शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रेट डिटरमाइंड बाय द बैंक आफ्टर एवरी 6 मंथ। यानी कि ये जो PLS टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है, नफ़ा नुकसान शराकती टर्म डिपॉजिट अकाउंट, इस पर सूद नहीं होता। खातादार को 6 माह के बाद बैंक नफ़ा की अदायगी करता है। नंबर 4 पे आ जाएं, फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये बेटा चौथा है अकाउंट जो बैंक में हम खोलते हैं। फॉरेन करेंसी अकाउंट इज़ द अकाउंट मेंटेन्ड इन द करेंसी अदर दैन पाकिस्तानी करेंसी। ये फॉरेन करेंसी अकाउंट जो होता है ये बेटा पाकिस्तानी करेंसी के अलावा गैर मुल्की करेंसी में खोला जाता है, यानी इसमें सिर्फ गैर मुल्की करेंसी होती है वो डिपॉजिट करते हैं। तो बेटा ये थी हमारी डेफिनेशन। एक दफ़ा थोड़ा सा मैं इसका दिखा देता हूँ। बेटा इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से देख लेना है, याद कर लेना है। आपने इसको 2 दफ़ा देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मैंने साथ उर्दू भी आसानी के लिए लिख दिया है। अल्लाह ताला आपका और आपके वालिदैन का हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है ताकि तमाम बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।